नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक पॉलिटी के नए टॉपिक की, जिसका विषय है 103वां और 104वां संविधान संशोधन और आरक्षण। अब सर ये क्या है? आरक्षण भी है और ये 103वां और 104वां संविधान संशोधन भी है। तो 103वां और 104वां जो संविधान संशोधन है वो आरक्षण से ही संबंधित है। तो आज हम इसके द्वारा यह जानने की कोशिश करेंगे कि आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या-क्या है, आरक्षण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के क्या-क्या फैसले हैं, सरकार आरक्षण को किस रूप में देख रही है और वर्तमान में ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें संविधान के साथ-साथ क्या-क्या मांग और भी उठ रही है। तो ये हम आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में 103वां और 104वां संविधान संशोधन हुआ है। तो उससे पहले कौन-कौन से संविधान संविधान संशोधन हुए हम ब्रीफ में बात कर लेते हैं। इससे पहले एक 100वां संविधान संशोधन हुआ था। ये किससे संबंधित था? तो ये बांग्लादेश और इंडिया ने एक दूसरे से अपनी थोड़ी ज़मीन हस्तांतरित की थी। मतलब कुछ क्या था कि इंडियन बॉर्डर के अंदर बांग्लादेश की कुछ छोटी-छोटी कॉलोनीज़ थी और बांग्लादेश के बॉर्डर में भी इंडिया की कुछ छोटी-छोटी कॉलोनीज़ थी। तो इन दोनों ने कहा कि यार एक काम करते हैं, अपन दोनों अपने कॉलोनी का ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कि अपनी कॉलोनी अपने में ले लेते हैं। तो इन्होंने ऐसे ज़मीन का ट्रांसफ़र किया था, तो उससे 100वां संविधान संशोधन हुआ था। 101वां जो संविधान संशोधन है वो बड़ा फ़ेमस है, ठीक है? वो किससे संबंधित है? आपका 101वां जीएसटी से संबंधित है, ठीक है? फिर आपके आता है 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन वो किससे संबंधित है? वो एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, आपका जो अन्य पिछड़ा आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। वो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं था, मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन तो था, लेकिन वो संवैधानिक बॉडी नहीं था। जैसे हमने पढ़ा इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वैसे ही एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन से? 102वें। अब 103वां जो संविधान संशोधन है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनके लिए क्या करता है? 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। कौन सा संविधान संशोधन? 103वां। 104वां संविधान संशोधन क्या है? 104वां संविधान संशोधन जो है वो बात करता है विधायी निकायों में आरक्षण की, रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडी, कि लेजिस्लेटिव आपकी जो बॉडीज हैं उनके अंदर रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है? अब ये लेजिस्लेटिव बॉडीज क्या हैं, कैसे रिजर्वेशन है, इनकी बात हम अब करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं कि हाल ही में 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो किससे संबंधित है। तो देखो भैया, संविधान के अंदर आपके 4 अनुच्छेद हैं, 330, 331, 332 और 333, ठीक है? इनको अपन चारों को भी डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन कुछ डाउट्स क्लियर कर लेते हैं आरक्षण के बारे में। देखो, हमें ये तुरंत प्रश्न आना चाहिए था माइंड में, जब हमने ये जब खबर में रहा था 103वां और 104वां सुर्खियों में रहा था संविधान संशोधन, कि 103 और 104 संविधान संशोधन में क्या कोई कॉमन चीज़ है क्या? यार वो भी आरक्षण की बात कर रहा है। 103वां संविधान संशोधन है वो जो आपके आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके आरक्षण की बात करता है। 104वां संविधान संशोधन जो है वो आपके जो आपके लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, जो विधायी निकाय हैं, उसके आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाता है। तो इन दोनों में क्या कोई कनेक्शन है क्या? तो आज अपन वही ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पहले रिजर्वेशन के बारे में एक चीज़ समझ लो आप, कि 3 प्रकार के रिजर्वेशन हैं और तीनों अलग-अलग हैं। अगर संविधान में देखा जाए कि जो संविधान में जिस आरक्षण का प्रावधान है, वो 3 प्रकार के आरक्षण हैं। कौन-कौन से? सबसे पहला जो आरक्षण है, वो है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। शैक्षणिक संस्थाओं में जो पद होते हैं, जैसे आपका मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, इसमें एससी और एसटी के पद जो होते हैं, वो आरक्षित होते हैं, ठीक है? फिर अपन सेकंड जो बात करते हैं, वो आरक्षण है आपका सरकारी नौकरियों में आरक्षण, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आरक्षण, है ना? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर एससी और एसटी का आरक्षण है, वो वाला आरक्षण। देखो, 2 आरक्षण हो गए। पहला आरक्षण कौन-सा है? एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन जो आपके इंस्टीट्यूशन है, जैसे एम्स हैं, आईआईटीज़ हैं, ठीक है? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इन सब के अंदर आरक्षण है। सेकंड आपका जो आरक्षण हो गया, वो हो गया आपका कौन-सा वाला? जो कि आपको मिला हुआ है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है? तीसरा जो आरक्षण है वो है विधायी निकायों में आरक्षण।
विधायी निकायों में आरक्षण। अभी विधायी निकाय क्या है, तो ये अपन थोड़ा बाद में बात करते हैं। विधायी निकाय मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभा। ठीक है, तो ये लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो सीटें हैं, इनमें एससी और एसटी की कुछ सीटें फिक्स कर रखी है इनकी जनसंख्या के अनुपात में। तो तीसरा आरक्षण वो है। ये 3 प्रकार के आरक्षण हैं और तीनों ही अलग-अलग प्रकार के आरक्षण हैं। और मूल रूप से अभी प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि क्या इन तीनों जो संवैधानिक प्रावधान है या आरक्षण के, क्या ये तीनों मूल संविधान में थे आपका जब बना था? तो उत्तर है नहीं। तो कौन सा था या कौन सा नहीं था? तो केवल एक आरक्षण था। कौन सा वाला? विधायी निकाय वाला। बाकी आपके ये दोनों आरक्षण नहीं थे। बाकी ये दोनों आरक्षण नहीं थे। इस पे आगे और बात करेंगे डिटेल में। तो अभी अपन सबसे पहले बात करेंगे विधायी निकायों के अंदर आरक्षण। क्यों? क्योंकि ये जो 104वां संविधान संशोधन है आपका, ये जो 104वां संविधान संशोधन है, ये विधायी निकायों में आरक्षण की बात करता है। तो विधायी निकायों में आरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो विधायी निकायों में आरक्षण से ये तात्पर्य है कि लोकसभा, लोकसभा समझते हो, 543 सीटें अभी वर्तमान में, हालांकि 545 थी, पर इसी संविधान संशोधन से 543 हो गई है। तो वो जो आपकी लोकसभा की 543 सीटें हैं, उसमें से कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है, आरक्षित हैं। और वैसे ही जो राज्य की विधानसभाएं होती है, उन राज्य की विधानसभाओं में भी सीटें आरक्षित है। जैसे अपनी 200 सीट है यहाँ पे, तो उस 200 सीटों में 59 या 60 सीटें जो हैं, 59 सीट्स जो हैं, वो एससी और एसटी के लिए क्या है? आरक्षित है। तो ये आरक्षण जो है, ये मूल रूप से संविधान में था। अच्छा भैया, कहाँ था? तो सर ये था आपके आर्टिकल 330 और 332। कौन सा आर्टिकल में था? 330 और आर्टिकल 332। इन दोनों आर्टिकल में सीधा सीधा ये लिखा हुआ था। आर्टिकल 330 में तो ये लिखा हुआ था कि एससी और एसटी को इनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में आरक्षण दिया जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ लोकसभा में आरक्षण की बात हो रही है। राज्यसभा में किसी भी प्रकार का एससी एसटी का आरक्षण नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा में आरक्षण दिया जाएगा एससी और एसटी को। 332 आर्टिकल में लिखा था कि राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया जाएगा एससी और एसटी को, विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं। तो आरक्षण केवल लोकसभा और कहाँ पे है? विधान परिषद में। और ये कौन किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 330 और 332 में। दो आर्टिकल ऑफ और हैं आपके, 331 और 333। 331 और 333, देखो ये आर्टिकल पूरे हैं आपके, 330 से लेके 330, 331, 332 और 333। तो 330 और 332 में तो मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण है। तो 331 और 333 में क्या है? तो 331 और 333 में जो आपके आंग्ल भारतीय हैं, जो आपके आंग्ल भारतीय हैं, उनके बारे में बताया गया है कि लोकसभा में तो 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राज्य विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है साहब, समझ में आया? 331 और 333 क्या है? आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन से संबंधित प्रावधान है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय और राज्य विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय। ठीक है, अब ये आंग्ल भारतीय क्या होता है? तो आंग्ल भारतीय क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। देखो, आंग्ल भारतीय वह भारतीय है जिसके पिताश्री, माताश्री नहीं, कौन? पिताश्री, जिसके जो फादर हैं वो यूरोपियन कंट्री से रहे हों, केवल ब्रिटेन से नहीं। ध्यान रखना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी यूरोपियन कंट्री का जो देश है, अगर उसका कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह गया हो, उसका पिता या उसके मतलब जो फादर वाला ट्री है ना, मदर वाले से कोई लेना देना नहीं, फादर वाला जो ट्री होता है, फैमिली ट्री, उसमें से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे रह गया है और वो यहीं परमानेंटली बसने के विचार से यहाँ रहा है, तो वो जो है एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। ठीक है, तो उसका प्रावधान 331 और 333 आर्टिकल में है। अब एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है 334। 330 पढ़ लिया अपन ने, लोकसभा में 10 साल के लिए एससी एसटी का आरक्षण। 331 को छोड़ो, 332 हमने पढ़ा, राज्य विधानसभा में 10 वर्ष के लिए नहीं, राज्य विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण 10 वर्ष यहाँ नहीं लिखा हुआ है। और फिर अपन आते हैं 331 और 333 में, यहाँ पे आंग्ल भारतीयों के लिए बात की गई है। 334 आर्टिकल, आर्टिकल 334, 334 में लिखा हुआ है कि सर आपने ये जो आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर रहे हो, आप ये जो लोकसभा में
एससी और एसटी की नियुक्ति कर रहे हो, आप ये जो राज्य विधानसभा में एससी और एसटी की नियुक्ति कर रहे हो, और आप जो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति लोकसभा और राज्य विधानसभा में कर रहे हो, ये संविधान लागू होने से 10 वर्ष तक ही यह व्यवस्था लागू रहेगी। संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू होने से 10 वर्ष तक जो है हमारी ये व्यवस्था लागू रहेगी, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 334 में। तो साहब 10 वर्ष, हर 10 वर्ष में इसको क्या किया जाता है, ये 10 साल के लिए इसको हम बढ़ा देते हैं। इसको समाप्त तो अभी नहीं करते हैं, समाप्त अभी कंडीशन नहीं है, ये अलग विषय है डिबेट का। तो जैसे ही 10 साल पूरे होते हैं तो जो भी सरकार होती है वो इसको अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा देती है इस प्रावधान को। अगर नहीं बढ़ाएगी तो ये रिजर्वेशन जो मिल रहा है एससी एसटी को, ये जो रिजर्वेशन मिल रहा है कहाँ पे, लोकसभा और राज्य विधानसभा में, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिजर्वेशन अगर आप 10 साल वाला जो ये जो रिजर्वेशन है, आप ये रिजर्वेशन समाप्त करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है या जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में जो एससी एसटी के बच्चों को आरक्षण मिलता है वो समाप्त हो जाएगा। वो अलग आरक्षण है। ठीक है, कुल 3 प्रकार के आरक्षण है। कितने प्रकार के आरक्षण है? 3 प्रकार के। वापस रिवाइज कर लो। एक तो आपका सबसे पहला जो आरक्षण है वो किसमें है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान में, उसमें। दूसरा जो है वो है सरकारी नौकरी में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तीसरा जो आपका आरक्षण है वो ये है। तो ये तीसरा आरक्षण जो है ये 334 में लिखा हुआ है कि 10 वर्ष तक रहेगा। तो जैसे ही 10 वर्ष समाप्त होते हैं उससे पहले हमको अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाना पड़ता है। तो सोचो कि आपका 1950 से तो अगला वाला 1960 में। हाँ, तो इसके लिए ऐसे हर 10-10 साल में इसको बढ़ाते गए। 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, 2000 में, लास्ट 2010 में बढ़ाया था। तो इसके लिए आपके जो संविधान संशोधन हुआ है वो सबसे पहला 8वां हुआ था, फिर 23वां हुआ था, फिर 45वां हुआ था, फिर 62 हुआ था, फिर 79 हुआ था, और लास्ट जो हुआ था इससे पहले वो हुआ था 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2010। आप केवल सुनते रहें, 2010, इसमें सुनने का काफ़ी ज़्यादा है। तो लास्ट जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 95 2010 में। अब आगे आपका 2020, 10 साल समाप्त होने वाले हैं, तो सर वापस आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इसलिए वापस जो है सरकार 104वां संविधान संशोधन लेके आई। पर इस बार सरकार ने क्या किया, 104वां संविधान संशोधन लेके आई, एससी एसटी का जो आरक्षण था उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आंग्ल भारतीयों का आरक्षण था ना, एंग्लो इंडियन का, उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। आंग्ल भारतीय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। इसलिए जो आपके लोकसभा की जो पहले कुल सीटें 545 हुआ करती थी वो अब कम होकर 543 हो गई, 543 हो गई। ठीक है, तो ये एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन समाप्त हो गया है। तो एक क्विक ब्रीफ ले लेते हैं कि और कहाँ कहाँ सदस्य नॉमिनेट होते हैं, तो आपको पता हो तो एक तो राज्यसभा में जो है वो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। किस किस बेसिस पे करता है, किस किस बेसिस पे करता है, आपके 4 बेसिस पे करता है, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज, है ना, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। इन चारों के आधार पर 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। और अगर बात करें और कहाँ होता है मनोनयन, तो आंग्ल भारतीयों का मनोनयन तो समाप्त हो गया। ठीक है, राज्यसभा में मनोनयन हो गया, लोकसभा में और कोई मनोनयन नहीं होता है। अब राज्य पे आ जाते हैं। तो राज्य विधानसभा जो होती है उसमें एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन होता था, जो कि इस बार समाप्त कर दिया गया। और राज्य विधान परिषद की बात करें, जो कि अभी राजस्थान में तो नहीं है, पर वहां पे 1/6 सदस्य, मतलब उस विधान परिषद की जितनी भी संख्या है उसका 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है। कौन? आपका जो गवर्नर होता है वो किस आधार पर करता है, तो उसके 5 आधार हैं। 4 तो वही वाले जो राष्ट्रपति के होते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। 5वां एक और है, सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके 104वां संविधान संशोधन। इसमें हमने एक प्रकार का रिजर्वेशन पढ़ा जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी, आपके जो विधायी निकाय हैं उनके अंदर रिजर्वेशन है। अब है हमारे और 2 अलग प्रकार के रिजर्वेशन। तो उसमें पहला रिजर्वेशन कौन सा है, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण वो कहाँ से आया उसको हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आर्टिकल 15, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं अपन, अनुच्छेद 15 को पढ़ते हैं। वो अनुच्छेद 15 से आया है बेसिकली, इसलिए हम अनुच्छेद 15 पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 15 जो है वो बात करता है कि सर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 है। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 क्या बोलता है,
अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 आपका ये बोलता है कि सर पब्लिक प्लेसेस जो हैं, आपके जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस जो भी हैं, सार्वजनिक स्थान जो भी हैं, उस पर इन ऊपर जो आपके पांचों आधार लिखे हुए हैं, ये इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन पांचों आधार पर पब्लिक प्लेस पे मतलब सार्वजनिक स्थान, जैसे कुआं हो गया, होटल हो गई, ये सारे सार्वजनिक स्थान है, सड़क हो गई, इस पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति हो, वो भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी इन पांचों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, मतलब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल स्थान के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 15(2) जो है वो तो ये बोलता है कि सर कोई भी पब्लिक प्लेस पे, चाहे वो सरकार है या चाहे वो प्राइवेट संस्था है, वो या चाहे कोई इंडिविजुअल है, चाहे कोई व्यक्ति है, वो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) समझ में आ गया। 15(3) क्या बोलता है? 15(3) आप ऐसे मान सकते हैं कि 15(1) और 15(2) का एक्सेप्शन है कि यार महिलाओं और बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए या कल्याण के लिए सरकार कुछ विशेष प्रयास कर सकती है। मतलब सरकार ऐसी कोई योजना बना सकती है जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशली हो, तो वो इस आर्टिकल 15(1) और 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बाकी तो आप ऐसे बोल दोगे कि सर वुमन है तो मतलब सर आप तो लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है भैया। वुमन और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए, है ना, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं बनाई जा सकती है। सर संविधान में, मूल संविधान में ये 3 अनुच्छेद ही थे, 15(1), 15(2) और 15(3). इसके अलावा अनुच्छेद नहीं था। तो इसके बाद एक केस होता है, चंपकम दोहराइजन वाद होता है 1951। ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है सर कि मद्रास राज्य उस टाइम था। तो मद्रास राज्य में क्या होता है, जो मद्रास सरकार होती है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर वहाँ के छात्रों को, जो SC ST के छात्र हैं, वहाँ के छात्रों को वो लोग आरक्षण देते हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान करते हैं। तो ये कोर्ट में जाता है ये केस, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट अपना ये वर्डिक्ट देती है कि आपने ये जो आरक्षण दिया है मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, मद्रास राज्य को कहती है कि आपने ये जो SC और ST जो पिछड़े वर्ग हैं इनको आरक्षण दिया है, ये गलत है, ये अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए आप ये आरक्षण नहीं दे सकते। तो सर संसद क्या करती है कि प्रथम संविधान संशोधन करती है, संसद प्रथम संविधान संशोधन करती है 1951 के अंदर, और वहां पे ऐड होता है आपका आर्टिकल 15(4). वहां पे आपका आर्टिकल ऐड होता है 15(4). 15(4) क्या बोलता है? 15(4) ये बोलता है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए, ध्यान रखना, तीन तीन लोग हैं, SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, जो कि इस 15(1) और 15(2) का उल्लंघन नहीं होंगे। समझने की कोशिश करना। 15(4) में यह लिखा गया कि सर SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान किए जा सकते हैं। अब ये जो बैकवर्ड क्लास है, ये कौन से बैकवर्ड क्लास होंगे? ये आर्थिक नहीं है, ध्यान रखना, केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड पीपल हैं, उनके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब सरकार जो है वो SC ST और बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सकती है, इनके लिए कुछ विशेष प्रकार की योजनाएं बना सकती है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जो SC और ST। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस 15(4) के आधार पर रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ शैक्षणिक संस्थाओं में। कहाँ पे? शैक्षणिक संस्थाओं में। फिर सर एक 93 अमेंडमेंट एक्ट आया था 2006 के अंदर। इसके अंदर सरकार ने बोल दिया कि सभी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थान है, जितने भी प्राइवेट निजी शैक्षणिक संस्थान है, चाहे जितने भी सरकारी निजी संस्थान है, निम्न स्तर से लेके अपर स्तर तक, जैसे कि सरकारी स्कूल हो गए या फिर एम्स हो गया, IITs हो गया, इन सब में रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया, सिवाय जो है आपके अल्पसंख्यक जो संस्थान है उनको छोड़ के सभी संस्थानों में, देश के सभी संस्थानों में SC ST को शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये आर्टिकल 15(5) में ऐड कर दिया। कौन से? 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, अभी हम 15(5) आर्टिकल ही पढ़ेंगे बस, 15(6) अभी नहीं पढ़ेंगे, 15(6) को बाद में पढ़ेंगे। तो इसको वापस एकदम क्विक रिवीजन करते हैं 15(1) से लेके 15(5) तक का।
15 क्या बोलता है सर कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। 15 क्या बोलता है? 15 ये बोलता है कि यार जो भी आपके पब्लिक प्लेस है, जैसे कुआं हो गया, होटल्स हो गई, इन पब्लिक प्लेस पर न तो गवर्नमेंट किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव करेगी और ना ही कोई प्राइवेट संस्था करेगी, ना ही कोई प्राइवेट आपका जो व्यक्ति है या कोई निजी व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है, वो किसी के साथ कुछ भी ये रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भेदभाव करेगा। कंप्लीट। फिर आपके आता है आर्टिकल 15(4). ये मूल रूप से संविधान में नहीं था। मूल रूप से संविधान में केवल 15(3) ही आर्टिकल थे। 15(3) किसकी बात करता है कि जो महिलाएं और बच्चे हैं उनके लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है जो कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब जो है शैक्षणिक संस्थाओं में पहले आरक्षण नहीं था। मूल रूप से संविधान में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण नहीं था। ये जो आप तो फिर इन सीट्स का आरक्षण, जैसे आप अभी आईआईटी का एग्जाम देते हो तो उसके अंदर जो है वो सीटें फिक्स है एससी एसटी के लिए, तो उनकी मेरिट कम जाती है। तो वो प्रावधान जब संविधान बना था तब नहीं था। वो प्रावधान कब आया? उस प्रावधान में सबसे पहले चंपाकम दोराइजन केस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उससे पहले भी क्या हुआ था चंपाकम दोराइजन केस से पहले, कि जो आपका मद्रास राज्य था उसने आरक्षण दे दिया वहाँ पे। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप ऐसे आरक्षण नहीं दे सकते। तो संसद ने प्रथम संविधान संशोधन किया और एक नया अनुच्छेद ऐड किया गया 15(4). और उस 15(4) में बोला गया कि सर एससी एसटी और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए सरकार शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष प्रावधान कर सकती है। तो इसी के आधार पर उनको रिजर्वेशन दिया गया शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक है। तो फिर आर्टिकल 15(5) में क्या किया गया कि इसका और विस्तार किया गया। कौन से संविधान संशोधन से? 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है। क्या प्रावधान किया गया? इसमें ये बोला गया सर कि जो है प्राइवेट जितने भी निजी संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान, और जितने भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान हैं, उन सभी में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात करी कौन सा आरक्षण? शैक्षणिक संस्थान के आरक्षण पे, कि शैक्षणिक संस्थान मूल रूप से संविधान में नहीं था और इन केसेस के बाद, इन बात के बाद ये जो है संविधान में आया। अब अपन आगे बात करते हैं कौन से वाले आरक्षण की। बिल्कुल, सरकारी एम्प्लॉयमेंट, जो आपके सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, वो कहाँ से आया? क्या वो मूल रूप से संविधान में था, नहीं था, या क्या से आया? ठीक है साहब। तो आर्टिकल 16 आपको पता ही है कि सर आर्टिकल 16(1) और 16(2) दोनों ये बात करता है कि सरकार, पहले आर्टिकल 16(1) तो बोलता है कि सरकारी नौकरी में जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सबको मिलेगा। और 16(2) में बोलता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, ये रेजिडेंस एक नया है, जो कि रेजिडेंस पहले उसमें नहीं था। आर्टिकल 15 में ये रेजिडेंस एक नया है कि इसके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(3) जो है वो क्या बोलता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ। आर्टिकल 16(3) जो है वो क्या बोलता है कि नहीं, आपका जो पार्लियामेंट है, आपका जो संसद है, वो ये प्रावधान कर सकता है ना। पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेजिडेंस वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपकी जो संसद है वो रेजिडेंस को है आधार बना सकती है सरकारी नौकरी के लिए। कौन बना सकती है? केवल संसद, कोई राज्य सरकार नहीं बना सकती। कि भैया संसद ऐसा बोल सकती है कि यार ये डूंगरपुर वाला जो व्यक्ति है ना, ये डूंगरपुर में ही काम करेगा। ठीक है, तो संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है, रेजिडेंस वाला प्रावधान कर सकती है। ठीक है, समझ में आया? 16(1) और 16(2) तो ये बोलता है कि भाई आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करोगे, सरकारी नौकरी में सबको बराबर चांस दिए जाएंगे। फिर 16(3) आया। 16(3) ने ये बोला कि भैया रेजिडेंस के आधार पर, आपका जो रहने का जो स्थल है उसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अब 16(4) क्या बोलता है? 16(4) क्या बोलता है? 16(4) ये बोलता है सर कि स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर एनी बैकवर्ड क्लास फॉर एम्प्लॉयमेंट। कि भाई 16(4) ये बोलता है कि जो राज्य है, राज्य के पास ये, राज्य को ये शक्ति दी जाती है, उनको एम्पावर किया जाता है कि वो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, वो बैकवर्ड क्लास के लिए प्रोविज़न कर सकता है। एससी एसटी नहीं लिखा गया था वहाँ पे 16(4) में ये लिखा गया था कि स्टेट जो है वो जो बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में प्रावधान कर सकता है। अब बैकवर्ड क्लास को उस टाइम ऐसा मान लिया गया कि उसमें एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास आते हैं। कौन से वाले बैकवर्ड क्लास? जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो बस ये आपके 16(4) आर्टिकल मुख्य रूप से संविधान में थे।
आपका जो मेन संविधान था उसमें ये 16(4) आर्टिकल थे। 16(1) और 16(2) सीधा सीधा बात करते हैं, सरकारी नौकरियों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। 16(3) जो है बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो रेजिडेंस को आधार बना सकती है, और 16(4) ये बोलता है कि स्टेट जो है वो बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ प्रावधान कर सकती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब उनके रोजगार के लिए, सरकारी रोजगार के लिए कुछ प्रावधान कर सकती है। तो बैकवर्ड क्लास को ऐसा माना गया कि उसमें SC ST की बात ही कही गई है। अब सर हम कुछ डिस्कस करेंगे ये केस। सबसे पहला केस जो है, बस मूल रूप से संविधान में इतने ही थे। इसके बाद सर एक केस आया MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963। इस MR बालाजी केस से पहले क्या हुआ 1963 से पहले, कि सभी राज्य क्या आरक्षण देने लग गए। सभी राज्य जो है आरक्षण देने लग गए इस 16(4) प्रावधान के अनुसार सरकारी नौकरियों में। अब आरक्षण देने लग गए वहां तक तो ठीक था, लेकिन क्या हुआ, कोई राज्य का 60% पहुंच गया, किसी का 70% पहुंच गया, किसी का 75% पहुंच गया। इस 16(4) के अनुसार आरक्षण देना शुरू कर दिया उन्होंने सरकारी नौकरियों में। तो वो जो आरक्षण है वो 50% से बढ़ गया। तो पहली बार MR बालाजी केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि सर आपका आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, हम हमेशा नॉर्मली ये कहते हैं कि इंदिरा साहनीवाद में सबसे पहला ये आया था 50% वाली सीमा, लेकिन ऐसा नहीं है। MR बालाजी केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण आप 50% से अधिक नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद सर सेकंड नंबर पे आया था आपका मंडल कमीशन। देखो इसके अंदर बैकवर्ड क्लास भी लिखा हुआ था, तो सरकार ने पता करवाने की कोशिश करी कि यार बैकवर्ड क्लास कौन है, ये कौन लोग हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। SC और ST को तो पहचान लिया गया, जो ट्राइब्स थी या जो लोग वैसे पिछड़े हुए थे समाज में। तो ये बैकवर्ड क्लास कौन है सर, ये बैकवर्ड क्लास कौन है, इसके लिए एक मंडल कमीशन का गठन किया गया 1980 में। इस मंडल कमीशन को यूँ बोला कि आप पहले तो आप ये पता लगाओ कि ये जो पिछड़े हुए लोग हैं ये इसमें कौन कौन सी जातियाँ आती हैं। दूसरा आप ये पता लगाओ कि इनको हमें कितना आरक्षण देना चाहिए। तो मंडल कमीशन ने पता लगाया कि सर ये जातियां, आपकी सरकार को बोला कि सरकार ये जातियां हैं जो कि आती है और इनको आप 27% आरक्षण दे दो, आंख बंद करके। तो 1990 के अंदर VP सिंह की सरकार आई थी, देखो 10 साल बाद, हालांकि रिपोर्ट 1980 में ही आ गई थी। तो 1990 में VP सिंह की जो सरकार थी उसने सर ये जो बैकवर्ड क्लास था इसको आरक्षण दे दिया। और 1991 में ही अगले साल PV नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, इसने इसमें दो परिवर्तन किए। इसने इस आरक्षण में दो परिवर्तन किए। उसमें जो पहला परिवर्तन था वो ये था कि जो आपका इसके अंदर एक सीमा तय की जानी चाहिए कि यार आपने ये जो पूरी लिस्ट बनाई है ना बैकवर्ड क्लास की, इसमें सभी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसमें एक आप आर्थिक सीमा लगा दो कि जिसकी आय, एक आय की सीमा बना दो कि यार जिसकी आय 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख इससे ऊपर है उनको ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यही बाद में जाके आपके क्रीमी लेयर बना, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो OBC में कंसेप्ट है वो बाद में जाके ये कंसेप्ट बाद में जाके क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर बना था। और दूसरा इन्होंने बोला था कि भैया दो चेंज किए थे, तो पहला चेंज तो यही था कि सर आपका ये जो क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर, हालांकि उस टाइम क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर नाम नहीं दिए गए थे। उस टाइम केवल इतना बोला गया था कि एक सर्टेन लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट से जो जिनकी इनकम ऊपर है उनको नहीं, उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा चेंज क्या किया इन्होंने, दूसरा चेंज ये किया कि सर जो इकोनॉमिक, ध्यान से सुनना, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको 10% आरक्षण दे दिया जाए। ये बात कब बोली गई, 1991 में PV नरसिम्हा राव ने बोली थी। जबकि ये आपको पता हो तो अभी 104वां संविधान संशोधन हमने जो सॉरी वो 103वां संविधान संशोधन जो अभी हुआ था वो यही है। जो 103वां संविधान संशोधन जिसके बारे में हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, वो 10% आरक्षण देता है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग को। तो उसकी बात 1991 में PV नरसिम्हा राव ने कर दी थी। बस दिक्कत ये हुई थी कि इस 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने आगे खारिज कर दिया। कहाँ किया वो हम देखते हैं, इंदिरा साहनीवाद में इसको खारिज कर दिया गया था। तो अब आप चलो आगे वो प्रश्न आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। आप बस ये याद रखना अभी कि PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने जो मंडल कमीशन आयोग की जो सिफारिश थी, जिसको कि VP सिंह सरकार ने लागू किया था, बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण, उसमें PV नरसिम्हा राव की सरकार ने दो परिवर्तन किए थे। उसमें पहला तो वही था कि आर्थिक सीमा लगा दी जाए, और दूसरा ये था कि जो सामान्य वर्ग के पिछड़े हुए लोग हैं आर्थिक रूप से, उनको 10% आरक्षण दिया जाए, ठीक है। फिर आपका बहुत ही फेमस वाद आता है एक इंदिरा साहनी वाद। इंदिरा साहनी वाद जो आता है वो 1993 में आता है। 1993 में इंदिरा साहनी वाद आता है। इंदिरा साहनी वाद क्या बोलता है, इंदिरा साहनी वाद में 6 बिंदु आपको याद रखने हैं सीधे सीधे। 3 तो हाँ बोलता है और 3 ना बोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट वाद है इंदिरा साहनी वाद। इंदिरा साहनी वाद 1993, 3 हाँ बोलेगा 3 ना बोलेगा। 3 हाँ में क्या बोला,
उसने बोला कि सर आप ये सरकार ने यार जो 27% आरक्षण दिया है ना बैकवर्ड क्लासेस को, ये सही है, हम इसके फेवर में हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने। सेकंड, 27% आरक्षण इज वैलिड, हाँ बोल दिया। दूसरा, यार सर वो पीवी नरसिम्हा राव ने बोला ना क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट कि भैया एक आर्थिक सीमा लगा देनी चाहिए, वो भी सही है, वो भी सही है। क्रीमी लेयर वाला भी सही। क्रीमी लेयर समझ में आ रहा है ना, कि मतलब एक आर्थिक सीमा लगा देना कि यार इस आय से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। एससी और एसटी में क्रीमी लेयर अभी लागू नहीं है व्यवहारिक तौर पे। मतलब एससी एसटी के अंदर ऐसी क्रीमी लेयर वाली कोई व्यवस्था नहीं है, केवल ओबीसी के अंदर है। हालांकि अपन इस पर बात करेंगे कि एससी एसटी में क्या सीन है। और थर्ड, हाँ बोला इन्होंने कि यार ये जो 50% वाली लिमिट है ना, ये इसका कोई भी इस लिमिट का मतलब इस लिमिट को पार नहीं करेगा, कि 50% से कोई भी राज्य कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई भी राज्य 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकता। 27% तो आपने ओबीसी को दे दिया, तो बचा कितना? 27 और 3 30 20 में 23% बचा। बस आप ये 23% आरक्षण किसी और को दे सकते हो, एस सी एस टी, जिसको भी आपको देना चाहते हो आप। बाकी 50% की सीमा को आप नहीं तोड़ोगे। याद करो कौन से वाद में 50% की सीमा लाई थी सबसे पहले? सबसे पहले 50% की सीमा जो आई थी वो एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 में आई थी। तो 3 हाँ हो गई, 27% यस, क्रीमी लेयर यस, और 15% वाला जो है वो बोला गया। 3 इन्होंने ना बोली। इन्होंने बोला यार ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जो 10% आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है ना, जो सामान्य वर्ग है, इसको आरक्षण दिया, ये गलत है, ये नहीं देना चाहिए, नहीं दे सकते आप, गलत, मना कर दिया। फिर इसने बोला कि यार आप प्रमोशन में आरक्षण नहीं लोगे। प्रमोशन में मतलब आप एक तो आपको आरक्षण मिला जैसे एंट्री लेवल पे। एंट्री लेवल पे मतलब आप सरकारी नौकरी में आपको एंट्री लेवल पे आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। एंट्री लेवल पे मतलब जैसे आप अंदर जा रहे हो, कोई भी आप सरकारी एग्जाम देते हो तो आप रिजर्वेशन, एस सी एस टी का आपको रिजर्वेशन है तो आपको फायदा मिला और आप अंदर तो चले गए। अब अंदर जाके भी फिर प्रमोशन होते हैं, तो क्या प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए क्या? कि प्रमोशन में भी क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं साहब, प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं। अच्छा, तो फिर बोला यार कैरी फॉरवर्ड में आरक्षण मिलना चाहिएगा। कैरी फॉरवर्ड मतलब मान लो कि यार इस बार 50 पद थे एससी और एसटी के, मतलब मान लो कोई एलडीसी का नौकरी निकला, उसमें कुल 300 पद थे। 300 में से मान लो कि 100 पद जो थे वो एससी एसटी के लिए आरक्षित थे। अब मान लो कि यार बच्चे कुल 80 उसमें क्वालिफाइड हुए, तो 20 तो पद खाली रह गए। 20 पद क्या हो गया? खाली रह गए। तो अब ये जो 20 पद आपके खाली रह गए हैं ना, ये अगली बार जो वैकेंसी आएगी ना, ये उसमें क्या जुड़ने चाहिए या नहीं जुड़ने चाहिए? तो भैया मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं यार ऐसा नहीं जोड़नी चाहिए, गलत बात है। तो इंदिरा साहनी केस 3 हाँ 3 ना। हाँ कौन सी? 27% रिजर्वेशन ओबीसी को, करेक्ट। क्रीमी लेयर, करेक्ट। ओबीसी में क्रीमी लेयर, ध्यान रखना, ओबीसी में क्रीमी लेयर, है ना। और 50% आरक्षण की सीमा, करेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 ना बोला कि नहीं, 10% इकोनॉमिकल जो आपने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया वो गलत है। आप जो प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। ये 1993 तक की स्टोरी है इंदिरा साहनी वाद की। तो अब इंदिरा साहनी वाद के बाद क्या हुआ कि सरकार ने कहा नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा। सरकार का माइंड ये था, सरकार का कहना ये था कि यार हम प्रमोशन में और कैरी फॉरवर्ड दोनों देना चाहते हैं एस सी एस टी को। हम प्रमोशन में आरक्षण देना चाहते हैं एस सी एस टी को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो सरकार 77वां संविधान संशोधन लेके आई 1995 में, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4)(a). 16(4) तक तो मूल रूप से संविधान में थे। अरे 16(4) तक तो मूल रूप से संविधान में थे। अब एक नया अनुच्छेद आया, ये यहाँ तक तो मूल रूप से संविधान में थे। इसके बाद एक नया संविधान संशोधन लेके आए, 77वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा आर्टिकल 16(4)(a) इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अंदर ये लिख दिया गया कि एससी और एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी और इन्होंने 77वां संविधान संशोधन कर दिया। और इन्होंने 81वां संविधान संशोधन किया 2000 के अंदर, और उसके बोला कि सर पदों को भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। पद को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और इसके अंदर 50% की सीमा लागू नहीं होगी। पद को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा मतलब वो एलडीसी वाले जो 20 पद खाली रह गए थे ना, वो अगली बार आगे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो कि नहीं, कैरी फॉरवर्ड भी होगा। तो इंदिरा साहनी के जो 2 जजमेंट थे, उसको सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट को पार्लियामेंट ने, संसद ने 2 संविधान संशोधन विधेयक से उसको ओवरकम कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001। 85वां संविधान संशोधन आता है आपका 2001। ये आपका इंदिरा साहनी बात था। तो 85वें संविधान संशोधन 2001 में क्या होता है
उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। उससे पहले अपन पढ़ लें नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस पढ़ लेते हैं कि 2006 में क्या हुआ था नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो देखो, नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था उसके अंदर उससे पहले एक बात आई थी कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी की। कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं कि कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी एक ये चीज़ है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यार चलो आपने ये आरक्षण तो दे दिया, किसमें, ये इनमें आपने आरक्षण दे दिया, वो ठीक है कि आप प्रमोशन में भी आरक्षण दे रहे हो और कैरी फॉरवर्ड में भी आरक्षण दे रहे हो, चलो ठीक है आपने दे दिया, हम बुरा नहीं मान रहे कि प्रमोशन में आरक्षण दे रहे हो कैरी फॉरवर्ड में आरक्षण दे रहे हो, ठीक है। पर आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, कंसिक्वेशनल सीनियोरिटी की। अभी कंसिक्वेशनल सीनियोरिटी क्या होती है इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं आपको इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का। तो क्या होती है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी? अब मान लो कि यार ये दो व्यक्ति हैं, ये ए है और ये मान लो ये ए है और ये बी है, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ये दो व्यक्ति क्या हुआ कि मान लो ये ए है, इसने 2013 में ज्वाइन किया था और ये जो बी इससे पीछे खड़ा है, ये जो बी व्यक्ति है आपका, इसने मान लो कि 2010 में ज्वाइन किया था, ठीक है। पर ये 2013 वाला जो है ना, इसने 2013 में किया, इस बी वाले ने 2010 में किया, तो सीनियर कौन हो गया? बी 2010। पर ये जो 2013 में जिसने ज्वाइन किया, ये जो लेडी दिख रही है आपको, ये एसटी कैटेगरी की थी। तो क्या हुआ कि इसका प्रमोशन हो गया जल्दी। अब ये एसटी की थी तो एसटी में प्रमोशन लागू कर दिया है सरकार ने, और एसटी में प्रमोशन लागू कर दिया ना सरकार ने, तो अब ये एसटी में प्रमोशन जो लागू हुआ है, तो अब इसका प्रमोशन हो गया। अब इसका प्रमोशन हो गया और मान लो कि कुछ एक साल बाद इस जनरल वाले का नंबर आया और ये भी जो है सीधा यहाँ पहुँच गया, ये जहाँ पे ये लेडी है वहीं पे पहुँच गया, ठीक है। कुछ साल बाद, मान लो 5 साल बाद, ये लेडी भी यहीं है और ये जो व्यक्ति था ये उठ के ये भी यहाँ पे आ गया। तो अब क्या होगा? अब चूंकि ये तो जूनियर था, ये जूनियर बन गया। जब जब इसका प्रमोशन हो गया तो ये जो बी व्यक्ति था आपका, ये तो जूनियर बन गया था, ये तो जूनियर बन गया था। और ये जो थी ये ए, हालांकि जब आई थी तब तो जूनियर थी, लेकिन इस पद पे तो ये सीनियर है। अरे इस तीसरे वाले पद पे तो ये सीनियर है कि नहीं है? इस पद पे तो ये सीनियर है। अब ये जो नया व्यक्ति आया है वो तो यहाँ पे नया है, तो क्या वो जूनियर होगा या सीनियर होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर वो व्यक्ति उससे पहले आया हुआ है, अगर उससे पहले उसने जॉब ज्वाइन किया है, तो वो वहां पे इस लेडी का सीनियर होगा। इसको बोलते हैं कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी। आपको समझ में आई या नहीं आई मुझे पता नहीं, आप सुन लेना, वापस आ जाएगी, नहीं आए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी। मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर दो लोग हैं, अगर एक एक ने मान लो 2013 में ज्वाइन किया, एक ने 2015 में ज्वाइन किया है, 2013 वाला जो व्यक्ति है वो, उसको आरक्षण मिला और उसका प्रमोशन हो गया। अब जो 2010 वाला जो व्यक्ति है, जिसने पहले ज्वाइन किया था, उसको मान लो 5 साल बाद प्रमोशन मिला, तो वो भी सेम उसी पोस्ट पे चला गया जहाँ पे वो लेडी गई थी। बस दिक्कत यही है कि उस लेडी को उस पोस्ट पे काम करते हुए 5 साल हो गए हैं। तो अगर देखा जाए तो लेडी अभी सीनियर है उस पोस्ट पे। पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि नहीं, चूंकि वो व्यक्ति पहले आया हुआ है, जो जिसका कि प्रमोशन बाद में हुआ था, तो सीनियर वो होगा। तो इसको बोलते हैं कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी। इसको क्या बोलते हैं? कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी। तो तो अब जो 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपका, वापस चलते हैं उस पर, अपना ये रहा, ठीक है। 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया सरकार ने? 85 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में सरकार ने बोला कि ठीक है साहब, हम कंसिक्वेंशनल सीनियोरिटी का ध्यान रखेंगे, हम कंसिक्वेंशनल सीनियोरिटी का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्ट में बोला, कोई सुप्रीम कोर्ट का था तो बोला कि चलो ठीक है हम इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगला केस आता है आपका नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। अब नागराज केस में क्या हुआ कि यार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुमने यार प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे दिया है, ठीक है, और तुमने कैरी फॉरवर्ड में भी रिजर्वेशन दे दिया है, तो अब तुम अगर, और तुम कंसिक्वेशनल जो आपकी सीनियोरिटी है उसको भी अगर फॉलो नहीं करोगे, तो तुमको कुछ चीज़ें हैं, तुमको कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो 3 बिंदु दिए गए। कितने बिंदु दिए गए? 3 बिंदु। पहला बिंदु ये दिया गया डेटा वाला, कि सर आपको डेटा प्रेजेंट करना होगा कि जो क्लास है जिसका आप प्रमोशन दे रहे हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हो,
तो वो जो है एससी या एसटी वो बैकवर्ड क्लास है, ये आपको प्रूव करना होगा। आप जिसको भी रिजर्वेशन दे रहे हो उसके लिए आपको क्वांटिफाइबल डेटा देने होंगे कि ये बैकवर्ड है, ये क्लास जो है वो बैकवर्ड है। दूसरा आपको ये बताना होगा कि यार नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, कि हाँ इनका जो प्रतिनिधित्व है या इस कास्ट का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत ही कम है, ये भी डेटा देना पड़ेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रशासन की ओवरऑल एफिशिएंसी है, जो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कम नहीं होगी। हाँ, ध्यान रखो। तो ये नागराज के अंदर दिया गया था। देखो नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2006 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार आप प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे रहे हो, आप कैरी फॉरवर्ड में भी रिजर्वेशन कर रहे हो, ठीक है। और ये कॉन्सिक्वेंशनल जो सीनियरिटी वाला सीन था ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था, लेकिन ये जो लास्ट वाला संविधान संशोधन हुआ था ना आपका 85th, इसमें गवर्नमेंट ने मना कर दिया था वैसे इसको, इसमें 85 गवर्नमेंट एक्ट में मना कर दिया था कि नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी को नहीं मानेंगे। हाँ बिल्कुल, 85 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में मना कर दिया था। तो यार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार कुछ तो करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 3 गाइडलाइन दी, बोले कि यार एक तो आपको क्वांटिफाइबल डेटा देना होगा कि आप जिसका प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हो जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति वो क्या वास्तव में पिछड़ा हुआ है वो कास्ट, उस व्यक्ति वो व्यक्ति और उसकी कास्ट। सेकंड, क्या उनका प्रतिनिधित्व कम है, और थर्ड क्या इससे प्रशासन की ओवरऑल एफिशिएंसी तो कमी नहीं आ रही। तो ये चीज़ इसमें दी गई, ठीक है। पर इसमें कहा गया कि 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, कि एक तो 50% की जो सीमा है अभी भी आपको बना के रखनी है, और एक क्रीमी लेयर लागू करना है। ये क्या लागू करना है? क्रीमी लेयर। ये चीज़ बड़ा कंफ्यूज कर गई कि यार यहाँ पे तो ओबीसी की बात ही नहीं हो रही, और ये क्रीमी लेयर कहाँ से आ गया। बिल्कुल, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि सभी प्रकार के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लागू करना चाहिए, ठीक है। तो इसके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपका एक अभी केस आया था 2018 के अंदर, जर्नेल जर्नेल सिंह केस 2018, ठीक है। केस आया था जर्नेल सिंह केस 2018। तो जर्नेल सिंह केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार चलो, अब आप अगर किसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हो ना, तो आपको ये जो पहली शर्त है ना, ये फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई क्वांटिफाइबल डाटा हमको नहीं देना। बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि भैया उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं है, उनकी संख्या कम है, और ओवरऑल एफिशिएंसी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि यार एस सी एस टी में क्रीमी लेयर तो होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि एस सी एस टी में क्रीमी लेयर वाले उपबंध को लागू करना चाहिए। तो ये फिर कंफ्यूजन आ गया गवर्नमेंट को कि यार क्या है यार ये एस सी एस टी के अंदर क्रीमी लेयर। आप समझते हो एस सी एस टी के अंदर क्रीमी लेयर मतलब ये हो गया कि एस सी एस टी के अंदर भी एक आय की सीमा लागू हो जाए, कि कि 5 लाख या 6 लाख से अधिक जिनकी आय है उनको एस सी एस टी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो शुरू से ये बोलती आई है कि मिलना चाहिए, नागराज केस में भी उन्होंने बोला, और उन्होंने जर्नेल सिंह केस में भी बोला। तो गवर्नमेंट ने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अभी दिसंबर 2019 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि यार सुप्रीम कोर्ट ये क्या सीन है कि एस सी एस टी में रिजर्वेशन देना, रिजर्व एस सी एस टी का जो रिजर्वेशन है उसके अंदर क्रीमी लेयर लागू करना है कि नहीं करना। ये जो है आप इस शंका को दूर करने के लिए आप एक 7 जज की बेंच बनाओ, है ना, 7 जजों की एक बेंच बनाओ जो कि डिसाइड करे कि क्या एस सी एस टी में क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये किसने बोला? गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला। सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेने वाली थी कि आपका अभी तक ये पेंडिंग ही पड़ा है मामला, और अभी कोरोना चल रहा है, तो अभी इसके जो है आगे वाली चीज़ें जब आएगी तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। समझ में आई इतनी इतनी चीज़ें? हाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, पर रिवाइज करोगे तो हो जाएगी। अब आपके आते हैं 103वें संविधान। तो ये हमने ये हमने किस पे बात करी? ये हमने बात करी कि सरकारी नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन पे। तो सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन था उसमें हमने बात करी, इसका एक आर्टिकल रह गया हमारा 16(5), है ना। तो 16(5) जो आर्टिकल है वो ये बोलता है कि यार जो आपके कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपका मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तो बोले उसके अंदर जो है वो पर्टिकुलर क्लास का रिजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे कि भैया हिंद कि भैया मंदिर है तो उसमें यार हिंदू ही जाएगा, वो उसमें ऐसा नहीं कि भैया आप कोई दूसरा रिजर्वेशन लागू कर दो, ऐसा नहीं कि भाई मदरसा है तो वहाँ पे वो मौलाना का रिजर्वेशन कर सकता है। तो वहाँ पे जो भी आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे मतलब ये चीज़ें लागू नहीं होगी, बेसिकली ऐसा कहना है, ठीक है। अब हमने 2 आर्टिकल छोड़ दिए, 15(6) और 16(6). क्यों छोड़े हैं? क्योंकि वो 103वें संविधान संशोधन से संबंधित है। समझ में आया? तो तो 103वां संविधान संशोधन क्या कहता है, लो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा 103वें संविधान संशोधन के बारे में। 103वां संविधान संशोधन बेसिकली किससे संबंधित है? 10% आरक्षण दिया गया है जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है जो कि सामान्य वर्ग,
सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि वो लोग जो कि आरक्षण का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि यार ये कौन से आर्टिकल से संबंधित होगा? पता करके बताना कि कौन सा आर्टिकल से संबंधित होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन ये है कि प्रोविजन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कि यार संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा या जिसको लागू करने के लिए संसद जो है ये संविधान संशोधन लेके आई 103वां। तो ये जो है इसका है आंसर आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 जो है वो ये बोलता है, क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 46 के लैंग्वेज। आर्टिकल 46 ये बोलता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, SC ST। किसका प्रमोशन करना है? शिक्षा का और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, उनके शिक्षा और उनकी मतलब आर्थिक रूप से मजबूत करना उनके इंटरेस्ट of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section and other weaker section। इस other weaker section के लिए ही इस अदर वीकर सेक्शन के लिए ही ये प्रावधान लाया गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब आपके जो शैक्षणिक और आर्थिक हित हैं किसके? शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और अदर वीकर सेक्शन के। वीकर सेक्शन मतलब जो दुर्बल वर्ग हैं, समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए। तो इस दुर्बल वर्ग के लिए द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल एंड इन पर्टिकुलर of the SC and ST tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। बेसिकली आर्टिकल में ये बोलता है कि यार देखो आपको समाज में जो है ना, जो दुर्बल वर्ग हैं और मुख्यतः SC और ST, तो मुख्यतः SC और ST तो लिखा हुआ है पर उसके अलावा भी मतलब जो दुर्बल वर्ग है उनके लिए काम करना चाहिए। तो सरकार ने इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए, इसका जो पूरा ड्राफ्ट है उसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 46 को जो सरकार ने बनाया उसको लिखा हुआ है कि आर्टिकल 46 को ध्यान में रखते हुए हमने ये संविधान जो 103वां संविधान संशोधन है, जो आर्टिकल 46 में जो लिखा हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए DPSP आपका, DPSP में वैसे भी राज्यों को निर्देश है, तो इस निर्देश को पूरा करने के लिए जो है वो 103वां संविधान संशोधन सरकार लेके आई। अब 103वें संविधान संशोधन में है क्या? तो 103वां संविधान संशोधन बेसिकली आपका यही है कि 10% आरक्षण है। किस किस में 10% आरक्षण है भैया? कौन कौन सा? क्या 10% आरक्षण विधायी, अपने 3 प्रकार के आरक्षण पढ़े, एक तो विधायी निकाय में, एक शैक्षणिक संस्थानों में और एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो किस में 10% आरक्षण है ना? तो मैं आपको बताता हूँ किस में 10% आरक्षण है। सबसे पहले अपन ने कौन सा आरक्षण पढ़ा था? विधायी निकायों में। तो विधायी निकायों में कोई आरक्षण नहीं है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको विधायी निकायों में कोई आरक्षण नहीं है। तो भैया किस में है? क्या ये शैक्षणिक संस्थानों में है? अपन ने आर्टिकल 15 पढ़ा था, शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित है। हाँ, शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण है। अच्छा, तीसरा आरक्षण है सरकारी नौकरियों में। क्या सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण है? हाँ है। तो इसके लिए आर्टिकल जोड़ा गया 16(6). सरकारी नौकरियों के लिए तो आर्टिकल जोड़ा गया 16(6), 103वां संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ मैं। और 15(6) आर्टिकल आपके जोड़ा गया शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के लिए, और विधायी निकायों में इनको कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया। ठीक, समझ में आया? फिर है हमारा आगे कि क्या यार रिजर्वेशन कोई फंडामेंटल राइट है क्या? देखो मौलिक अधिकार जो है वो आपके मौलिक अधिकार, क्या ये जो रिजर्वेशन है एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि कोई रिजर्वेशन मौलिक अधिकार नहीं है। ना तो एंट्री लेवल पे, मतलब आप जब कोई एग्जाम देते हो और उसके जब आप आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी पाते हो, ना तो वो और ना ही आपका प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो आपका मौलिक अधिकार है। ये भैया अभी अभी फरवरी 2020 की बात है कि यूके पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उत्तराखंड, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने क्या किया कि SC ST को रिजर्वेशन देने से मना कर दिया कि हम SC ST को रिजर्वेशन नहीं देंगे। हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट ने बोला कि यार तुम डेटा दोगे, तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, रिजर्वेशन देने के लिए आपको डेटा देना है, रिजर्वेशन नहीं देने के लिए आपको कोई डेटा नहीं देना। समझने की कोशिश करना है ये क्या है। देखो देखो आपका जो आरक्षण है नौकरियों में वो आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 16(4) क्या है? एम्पावर्स स्टेट टू मेक प्रोविजन। आर्टिकल 16(4) ये भी क्या बोलता है? एम्पावर्स द स्टेट्स टू मेक प्रोविजन। मतलब
ये राज्यों को एम्पावर करता है, राज्यों को शक्ति देता है कि राज्यों को एनेबल करता है, राज्यों को सक्रिय करता है कि राज्य जो है वो आरक्षण दे सकता है। देना ज़रूरी नहीं है, देना ज़रूरी नहीं है। ये राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य को आरक्षण देना है कि नहीं देना है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये अभी फ़रवरी 2020 के वर्डिक्ट में कहा गया है। समझने की कोशिश करें कि आर्टिकल 16(4) एंड 16(4) आर एनेबलिंग प्रोविजन व्हिच एम्पावर्स द स्टेट। ये राज्यों को एम्पावर करते हैं, ये मौलिक अधिकार नहीं है। मतलब अगर राज्य देने से मना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, राज्य मना कर सकता है, राज्य मना कर सकता है। हाँ, पर हमने पढ़ा था कि वो जो आपका केस था यूनियन ऑफ इंडिया वाला, नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा था कि यार यदि आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो तो आपको क्वांटिफाइबल डेटा देना पड़ेगा। आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हो तो आपको डेटा देना पड़ेगा। पर अगर आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो तो उसके लिए आपको डेटा नहीं देना है। नहीं देना तो ऑलरेडी था। आप समझने की कोशिश करो, विशेष क्या हुआ भाई? रिजर्वेशन तो किसी को देना ही नहीं था, ठीक है, मतलब इक्वल रखना था एक हिसाब से। तो यहाँ तक तो ठीक था। पर फिर हमको पता चला कि नहीं यार, समाज में कोई पिछड़ा वर्ग है, उसको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके सरकार, आप इसको रिजर्वेशन देना चाहते हैं पिछड़े वर्ग को, जो कि काफ़ी लंबे समय से पिछड़ा हुआ रहा है, इनका शोषण हुआ है। यदि आप इनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो आप हमें प्रूफ करें कि ये जो है ये पिछड़ा हुआ वर्ग है। तो पिछड़े हुए वर्ग को आरक्षण देने के लिए प्रूफ करना है, आरक्षण किसी को नहीं देने के लिए प्रूफ नहीं करना। अब ये प्रूफ नहीं करना कि यार आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे। अब नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, ठीक है। अब दे रहे हैं उनके लिए प्रूव करना है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। ये अभी फरवरी 2020 के वर्डिक्ट में कहा गया था। इसके बाद आपका कोरोना आ गया, ठीक है। कोई आरक्षण है? हाँ, तो साहब और आरक्षण है जो आपके दिव्यांग लोग होते हैं ना, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज होते हैं, उनके लिए आरक्षण है। तो उनके लिए क्या आरक्षण है? आपका आर्टिकल 14 बात करता है कि द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर द डिसेबल्ड, कि जो डिसेबल्ड है, जो दिव्यांग है, जो आर्टिकल 41 आपका डीपीएसपी है वो यही बात करता है। तो वो दिव्यांगों के लिए कुछ प्रावधान करना चाहिए, तो बिल्कुल सरकार ने प्रावधान किया और 1995 के अंदर एक्ट बनाया और उसके अंदर 7 प्रकार की जो दिव्यांग हैं उनका उन्होंने जिक्र किया कि यार ये 7 प्रकार के जो लोग हैं इनको हम आरक्षण देंगे। कितना आरक्षण साहब? 3% आरक्षण। कितना आरक्षण देंगे? 3%। 3% किस किस में? एम्प्लॉयमेंट में भी और एजुकेशन में भी। देखो आया ना यहाँ पे पर्टिकुलर की, शिक्षा में भी, शैक्षणिक संस्थाओं में भी देंगे और रोजगार में भी देंगे। और 2016 में सरकार ने इसको थोड़ा सा चेंज किया। तो आपका जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं, इस एक्ट 2016 आया और इस 2016 में जो 7 कैटेगरी थी इसको 21 कैटेगरी कर दी गई। जो दिव्यांगों को पहचानने की कैटेगरीज हैं, जैसे किसी की आइज का प्रॉब्लम है, किसी के हैंड नहीं है, किसी के फिंगर्स नहीं है, या किसी को तो ऐसे लेग का प्रॉब्लम है, तो ऐसे कुल 21 कैटेगरीज डिफाइन कर दी गई, ठीक है। और 5% तो एजुकेशन में आरक्षण दिया गया और 4% एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। शैक्षणिक संस्थाओं में 5% रिजर्वेशन और रोजगार में 4% रिजर्वेशन। तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन पे वर्डिक्ट आया था, 2016 के पहले का केस था वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार देखो, आप इनको 3% रिजर्वेशन दे सकते हो, है ना। 3% रिजर्वेशन ऑन डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन, प्रमोशन में भी आप इनको 3% रिजर्वेशन दे सकते हो। 50% की जो सीमा है वो इस पे लागू नहीं होती और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अब ये क्या होता है सर? अब देखो, दो प्रकार के रिजर्वेशन होता है। अरे ये कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सही है, मतलब गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही है, बेसिकली आप यूँ मानो गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही है, और इनको प्रमोशन में भी आरक्षण वैलिड कर दिया। देखो रिजर्व, देखो एक तो होता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। देखो वर्टिकल रिजर्वेशन तो क्या है और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रिजर्वेशन वो है सीधा, जैसे कि एससी को रिजर्वेशन दे दिया, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, ठीक है। एसटी को रिजर्वेशन दे दिया, है ना, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया 27%, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, जो कि 50% में काउंट होते हैं। हॉरिजॉन्टल आपके जो रिजर्वेशन होता है ना वो 50% में काउंट नहीं होते। जैसे मान लो वुमन को कोई रिजर्वेशन दे दिया, है ना, या पीडब्ल्यूडी को आपने फिजिकल विद डिसेबिलिटीज को कोई रिजर्वेशन दे रखा है, ये रिजर्वेशन अलग से है पूरा, ये किसी के अंदर से नहीं लिया हुआ है, ये रिजर्वेशन पूरा अलग से है। तो इसको कौन सा? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिजर्वेशन पे टॉपिक था, आप इसको पढ़ें एक बार। मैं क्विक रिवीजन देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ एक बार, कि इंडिया में 3 प्रकार का रिजर्वेशन है। आप इसको ऐसे समझें, इंडिया में 3 प्रकार का रिजर्वेशन सिस्टम है। पहला, आपके सबसे पहला जिसका संविधान में लिखा हुआ था वो था वैधानिक निकाय। आपकी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके अंदर रिजर्वेशन हर 10-10 साल में बढ़ाया जाएगा। कहाँ पे? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में हर 10-10 साल में बढ़ाया भी जाता है। और उसके लिए अभी लेटेस्ट जो है 104वां संविधान संशोधन भी किया गया और नेक्स्ट 10 साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया 2030 तक के लिए, ठीक है। वो क्या है? सीधा सीधा कि आपके सीट्स का आरक्षण है, जैसे कि अपने 543 सीट तो हैं, तो उसमें एससी के लिए 84
और एसटी के लिए 47 सीट्स जो हैं वो रिजर्व है पार्लियामेंट संसद के अंदर, ठीक है। तो ये वो वाला आरक्षण है। दूसरा आपके आरक्षण आता है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, वो संबंधित है आपके आर्टिकल 15 से, ठीक है। फिर एक आता है आपके कि रोजगार मतलब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो सरकारी नौकरियां, उसमें आरक्षण, उसका संबंध है आर्टिकल 16 से। उसका संबंध किससे है? आर्टिकल 16 से। देखो आर्टिकल 15 जो आपका शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण है, ये तो मूल रूप से संविधान में कहीं बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। पर आर्टिकल जो 16 वाला है, इसमें केवल 16(4) में इतना लिखा हुआ था कि जो है राज्य जो है वो जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, एस सी एस टी भी नहीं लिखा होता, ऐसा लिखा हुआ था कि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। तो पिछड़े हुए वर्ग को वही माना गया, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि भैया प्रमोशन में नहीं देना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड में नहीं देना चाहिए, और आपका जो परिणामी वरिष्ठता है, कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन तीनों को रेस्पेक्टिव 77वें, 81वें और 85वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने खारिज कर दिया, ठीक है। बोला कि नहीं, प्रमोशन में भी होगा और कैरी फॉरवर्ड में भी होगा। और सुप्रीम कोर्ट 2006 नागराज केस से ही बोल रहा है कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए एस सी एस टी रिजर्वेशन में भी। इसको और क्लेरिफाई करने के लिए अभी ये मामला केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पूछा है कि आप एक 7 जनों की बेंच बनाए, 7 जजेस की, जो कि ये डिसाइड करे कि क्या फाइनली होना चाहिए, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।